Hey everyone, this is Jay and you guys are listening to JB पॉडकास्ट। और आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज के हमारे इस एपिसोड में जो गेस्ट है वो गुजरात में 11th-12th साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर्स ऑफ गुजरात, जो कि अपनी अमेजिंग टीचिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है जिसके मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर है, और साथ ही में उनकी एक एप्लीकेशन भी है जहां पर वो 11th-12th साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज ऑफर करते हैं, और उनके कोर्सेज से पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने अपने एग्जाम्स में टॉप किया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर प्रियेश पटेल सर, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच प्रियेश सर फॉर बीइंग ऑन माय शो टुडे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप भी जेवी पॉडकास्ट के माध्यम थ्रू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो, उनको फ्यूचर के लिए, उनके कैरियर के लिए गाइड करते हो, और आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया है, उसके लिए भी मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, हम सभी जानते हैं कि आप अभी जो गुजरात के अंदर जितने भी 11th-12th साइंस के और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में आप बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं आपकी जर्नी के बारे में, कि आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की थी और आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, यानी कि आज आप इतने सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं और साथ ही में आपका बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने यूट्यूब जर्नी की जो शुरुआत है वो कैसे की थी। सर, वो प्लीज़ आप बताइए। एक्चुअल में यूट्यूब के ऊपर आने का कोई प्लानिंग नहीं था। हमने ऑफलाइन कोचिंग से हमारी शुरुआत की थी, लेकिन उस टाइम पे जब हमारे क्लास में स्टूडेंट आते थे तो ऐसा बोलते थे कि सर आप एक काम कर सकते हो कि आप ये ऑफलाइन कोचिंग से तो आपके गांधीनगर और उसके आसपास के जो भी सिटी है या फिर विलेज है वहां तक पहुंच पाओगे, लेकिन यस। उससे दूर, उससे आगे जाना है, वहां के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, तो वो आपके पास आ तो नहीं सकता है पढ़ने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना सकते हो, वहां से आप फेमस भी हो सकते हो और अर्निंग भी होगी। तो एग्जैक्टली। 2012-13 की बात है, मुझे ये सब पता नहीं था कि ऐसे फेमस हो सकते हैं, अर्निंग होता है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास जो मोबाइल था वो भी बहुत छोटा सा मोबाइल था जिसमें कुछ नेट वेट नहीं था, मेरा व्हाट्सएप पे कोई अकाउंट नहीं था, ना फेसबुक पे था, ना इंस्टाग्राम पे था। तो मैं इतना सोशल मीडिया एडिक्टेड नहीं था, क्योंकि मोबाइल भी नहीं था उस टाइम पे, उतना कुछ डेटा का भी ऐसा कुछ होता नहीं था। तो यस। स्टूडेंट ने मुझे बोला कि ऐसे यूट्यूब पे आप कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि मेरे को चैनल बनाना नहीं आता है, ना तो वीडियो अपलोड करना आता है, ना तो अच्छा मोबाइल है, तो क्या करें। तो बोला कि सर हम सबके पास अच्छे मोबाइल है, हम चैनल बना देंगे, और आप जो क्लास में पढ़ा रहे होगे वही हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर। तो ग्रेट। उस टाइम पे मुझे याद है कि मैथ्स 3 नाम का एक सब्जेक्ट आता था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की एटी केटी लगती थी और निकलती नहीं थी। लास्ट यस। इंजीनियरिंग खत्म हो जाता था लेकिन मैथ्स 3 नहीं निकलता था। सबसे टफ सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग का उस टाइम पे मैथ्स 3। तो एग्जैक्टली। हमारा जो रिवीजन चल रहा था उसमें स्टूडेंट ने आगे बैठे बैठे हाथ में मोबाइल रख के वीडियो रिकॉर्ड किए, अपलोड किए हमने, और चैनल उस टाइम पे हीत नाम का जो स्टूडेंट था उसने मुझे मोटिवेट किया था। वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ासा में पढ़ता था। तो अच्छा चला उस टाइम पे, और हमारा जो मोनेटाइजेशन होना चाहिए वो 1 साल के अंदर वो मैथ्स 3 के वीडियो की वजह से हो गया। फिर ग्रेट। वापस मैंने उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया क्योंकि ऑफलाइन में लोड बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर वापस कोरोना आया, तो कोरोना के टाइम में हमने वापस ऑनलाइन के ऊपर पीक पकड़ी और अभी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे और अभी भी आगे उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। सर, आपने जो आपकी जर्नी बताई जो एक पूरे कोइंसिडेंस से स्टार्ट हुई थी, और आज आप देख सकते हैं कि आप किस मुकाम पे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर डेस्टिनी का भी रोल होता है। लेकिन सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने टीचिंग क्यों चुना, यानी कि पहले से ही कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट था, या तो फिर आप बाद में अपने टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट लिया, आप किस तरीके से इस प्रोफेशन में है, प्लीज उसके बारे में बताइए सर। एक्चुअल में क्या था कि इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले जब मैं 10th में था तब हमारे वहाँ पे जो हमारे टीचर थे 8, 9, 10 के कोचिंग सेंटर वाले, वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को 8, 9 का एसएस पढ़ाता था। तब स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता था। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं जाऊंगा तो टीचिंग प्रोफेशन में ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि कौन सी फील्ड में जाऊंगा, इंजीनियरिंग है 11th-12th है किस फील्ड में, लेकिन टीचिंग फील्ड में जाना था वो फाइनल था। फिर इंजीनियरिंग में आया, सेकंड सेमेस्टर में आया तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, थर्ड में आया तो फर्स्ट सेकंड के पढ़ाता था। मेरे को अभी भी याद है कि मैंने जो मेरी पहली बैच शुरू की थी वो 6 स्टूडेंट से की। मैंने फीस 600 रुपीज फीस डिसाइड की थी, जिसमें 300 रुपीज उनको पढ़ने के टाइम देने के, 300 अगर पास होते हैं तो देने के, और अगर फेल होते हैं तो 300 वापस भी ले जाने के। लेकिन मेरी पहली बैच का 100% रिजल्ट आया था। 6 स्टूडेंट थे, वो 6 पास हो गए थे।
तो सुपर। उसमें से जो मेरे को फीस मिली थी 3600, उसमें से मैं मेरा पहला व्हाइट बोर्ड लाया था, जो अभी भी मेरे वहां पे एक क्लास में लगा हुआ ही है। वो सबसे पहला मेरा व्हाइट बोर्ड पहली फीस में से आया था। तो ग्रेट उस टाइम पे फिर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को मजा आने लगा। मैं जो मैथ्स पढ़ाता था उनको भी उसमें भी बहुत मजा आने लगा। तो धीरे ग्रेट। धीरे धीरे करते करते मैं मैथ्स में से मॉस में गया, फिर मैं 11 12 की फील्ड में आया। तो पहले से करियर डिसाइड ही था कि यही करना था। ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जॉब ढूंढने जाना था। धीरे धीरे मैंने पहले पैशन को फॉलो कर लिया था, और इंजीनियरिंग खत्म होते होते मैंने गांधीनगर में इंजीनियरिंग में उस टाइम पे बहुत अच्छा नाम कर लिया था कि भाई नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर पढ़ना है तो प्रियेश सर के वहां पे जाइए, और दूसरे टीचर्स भी सर के साथ है, वो आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कर देंगे। ग्रेट। ग्रेट। तो मुझे मेरी शुरुआत मैंने 10th स्टैंडर्ड से कर दी थी पढ़ाने के स्टूडेंट्स को। ग्रेट, यानी कि आपको 10th स्टैंडर्ड से आपके माइंड में क्लियर था कि फ्यूचर में मैं चाहे किसी भी चीज़ की पढ़ाई करूं, लेकिन बनना तो मुझे टीचर ही है, राइट? राइट राइट। ओके ओके। सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हर एक का सक्सेसफुल इंसान जो होता है उसके पीछे उसकी फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आपकी लाइफ में भी आप आज आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का सहयोग रहा होगा। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपके परिवार के सहयोग ने आपको किस तरह से आपकी हेल्प की, उसके बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअल में ये जो फैमिली की बात आती है, तब मेरी फैमिली के अलावा भी थोड़े बहुत लोगों को मैं ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेरी मम्मी से। तो उस टाइम पे यस। जब हमने ये सब शुरुआत की थी कोचिंग सेंटर की, तो वो हमारी जो गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें बालकनी होती है। बालकनी में छोटी सी जगह होती है जहाँ पे मैंने 4 बेंचेस रखी थी, और 4 बेंचेस से मैंने मेरे क्लास की शुरुआत बालकनी में से करी थी। तो 2 साल तो हमने ओके। बालकनी में ही क्लासेस चलाए थे। उस टाइम पे हमारा गवर्नमेंट का घर था, पापा गवर्नमेंट में थे। तो 2 रूम थे, एक बालकनी थी और एक अपना किचन था। तो ऐसे छोटे यस। से घर में बालकनी से ट्यूशन शुरू किया था। रोड पे वहां जा रहे हैं लोग, बालकनी में बैठे बैठे बालकनी की एक दीवार के ऊपर बोर्ड लगाया है। तो उस टाइम पे भी मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। अभी भी हम कभी नहीं होते घर पे, लेकिन क्लासेस चलते रहते हैं, तो वो पूरा सपोर्ट करती है। उनको कुछ पता नहीं, उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक ही स्टडी किया। आगे उन लोगों के उस टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी पढ़ाई रुक गई थी। लेकिन उन लोगों ने उन्होंने हमें पढ़ाया बहुत अच्छे से कि भाई आप पढ़ो, आपका रुके नहीं। तो एक्चुअल में हम लोग ये इंजीनियरिंग की फील्ड में आए हैं तो उनके सपोर्ट से ही आए। अभी भी कभी कभी हमें कुछ तकलीफ लगती है तो उनसे हम बोलते हैं कि भाई कुछ हमें इसमें गाइड करो, हमें इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रोल मेरी मम्मी का बहुत मस्त रहा है, और अभी भी हमारे साथ में ही है। तो आपने तो जो बोला सुपर। फाउंडर एंड सीईओ आप हो, मेरा नाम लिया था। एक्चुअल में मैं वो तो मेरी मम्मी को मानता हूँ कि फाउंडर एंड सीईओ वही है। अगर वो नहीं ग्रेट। होते तो हम यहाँ पे इस मुकाम तक नहीं पहुंचे होते। उसके बाद मेरे सुपर। पापा की बात करूं तो मेरे पापा का काम चैलेंज देना था, अभी भी ऐसा ही काम है उनका। अभी भी वो मेरे को डांटते रहते हैं कभी कुछ गलत करते हैं तो वो चैलेंज देते रहते थे। उस टाइम पे मुझे निरमा में एडमिशन नहीं मिला था, तो वो बोल रहे थे कि भाई निरमा में जो एडमिशन मिलता है वही अच्छी जगह पे पहुंच पाता है, कोचिंग तो वो लोग करते हैं जिसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज वही बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम अच्छी एक जगह पे हो, तुमने जो किया लाइफ में वो अच्छा किया। उसके बाद इसमें एक और नाम ऐड होता है, जो हमारी मैरिज फिक्स होते हैं तब ऐड होता है। ये मैरिज के पहले के नाम है, जो आपको यस। लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। एज अ पेरेंट्स आपको एग्जैक्टली। लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऑलवेज पेरेंट्स ही रहते हैं। तो मैरिज के एग्जैक्टली। टाइम मेरी वाइफ है, जिनको भी मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहचानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग पहचानते हैं। यस। तो तो जब वो मुझे मिले थे, हमारा तो एक्चुअल में लव मैरिज है। तो वो जब मुझे मिले थे तब उन्होंने मेरा पूरा एनालिसिस कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑस्ट्रेलिया में थे। उसने देखा कि भाई मैं टेक्निकल वीडियो स्टूडेंट्स को बना के देता हूँ, टेक्निकल फील्ड में यस। हूँ, और गुजराती लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। गुजराती लैंग्वेज में सब समझो। उन्होंने मुझे पहले वही बोला कि भाई तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो, इंजीनियरिंग ना तो गुजराती में होती है, तो तुम क्यों गुजराती बोलते हो। बात यस। सही है कि गुजरात के स्टूडेंट्स को गुजराती में समझाना चाहिए, लेकिन उसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको गुजराती में कुछ समझ शायद न भी आता हो। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला उनको कि भाई इतना मैं फ्लुएंट हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ लेकिन उन्होंने बोला कि हम फोन पे हिंदी में बातें करेंगे, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, लेकिन 15-20 दिन में आपका हिंदी पावरफुल हो जाएगा। अभी कोरोना में कुछ काम तो था नहीं, तो कोरोना के टाइम पे मैंने मेरी लैंग्वेज यूट्यूब चैनल्स पे बदल दी। तो अब हिंदी ओके। इतना पावरफुल हो गया है कि हिंदी में मेरी फ्लुएंसी बहुत ज्यादा है। कभी कभी गुजराती में कुछ बोलना होता है, सर्कुलर आता है गुजराती, तो गुजराती में मैं भूल जाता हूँ और वापस हिंदी में आ जाता हूँ। और उस कोरोना के टाइम पे ही मैंने सोचा था कि मैं 11 12 गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भी स्विच होगा। तो हाँ, उस टाइम पे ओके। भी हिंदी बहुत जरूरी थी, तो वो भी मेरे को बेनिफिट मिला। अभी भी हमारे बहुत सारे कोर्स हम लॉन्च करते हैं, उसमें क्या क्या चेंज करें, क्या करना चाहिए नया, तो वो सब मैं उनको पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में मैनेजमेंट साइड से है। तो मुझे नहीं पता होता है, लेकिन पता है ना कि ये एक सपोर्ट रहता है पीछे से कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि भाई वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं होता। कभी मैं नहीं भी होता हूँ, मैं ध्यान नहीं भी दे सकता हूँ, तो मेरी वाइफ सब कुछ हैंडल कर लेती है।
और वो खुद 8, 9, 10, 11, 12 के इंग्लिश के कोचिंग करवाते हैं, उसको भी उनका बहुत अच्छा नाम है, उनकी एक खुद की आइडेंटिटी है, साथ में वो हमारा भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बात थी हमारे फैमिली मेंबर्स की। अब एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर से बाद में मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, जो मेरे मामा है, डॉक्टर JB धमसानिया। तो वो मुझे ऑलवेज फैमिली रिलेटेड चीजों में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा हूँ और मेरा उनका प्रोफेशन अलग है, वो डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन फैमिली की जो बातें होती है, वो फैमिली तो एक अच्छा आदमी आपको सिखा सकता है। तो ऑलवेज हमारी जब बातें होती है तो मुझे एक्चुअल में फैमिली को और प्रोफेशन को कैसे मैनेज करना है वो सब कुछ सिखाते हैं। लाइफ में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, गलत चीजों को साइड में रखनी चाहिए, तो उनके पास से मुझे वो नॉलेज मिलता रहता है। साथ में मेरे 11th-12th के टीचर जो थे, AKP सर थे, उन्होंने मेरे को, अगर वो 6 बेंचेस पहले जो हमने बालकनी में लगाई थी वो नहीं दी होती, तो आज मैं ये कोचिंग सेंटर कोचिंग नहीं शुरू कर पाता। तो वो उस टाइम पे मुझे फ्री में मिली थी, तो वो भी मैंने संभाल के रखी है कि ये टीचर की निशानी जो मुझे फ्री में दी थी। फिर साथ में मेरे कॉलेज के टाइम में मुझे एक चिराग सर मिले थे, जिसके कोचिंग में मैं जाता था। मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था 11th-12th में। फर्स्ट सेम में भी इंजीनियरिंग में मैथ्स में मुझे बहुत डर ही लगता था। सेकंड सेमेस्टर में मैंने उनका कोचिंग ज्वाइन किया, फिर उतना मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट पड़ा, तो अभी मैं स्टूडेंट्स को मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा कि थर्ड सेम का जो टफ मैथ्स था, उसकी मेरी मार्केट में बुक भी अवेलेबल है। एज एन ऑथर मैंने वो बुक पब्लिश की थी। तो वो पूरा चिराग सर को ही मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप नहीं होते तो इंजीनियरिंग में इतना अच्छा मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता था। फिर मेरा जब स्टूडेंट्स मैं क्लास में 11th-12th फिजिक्स के स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, तो मेरा बेसिक बहुत क्लियर होता है। तो वो जो मेरा बेसिक बहुत क्लियर होता है ना, तो स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर आपका बेसिक इतना ज्यादा क्लियर क्यों है? तो मैं उनको बस वही बोलता था कि मेरे बेसिक क्लियर करने के पीछे मेरे 8, 9, 10 के जो टीचर थे, धर्मेश सर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज भी मैं उनको जब मिलता हूँ तो मुझे गाइड ही करते हैं कि बेटा तू ये कर रहा है, तू ये कर, तू ये कर। और लास्ट नंबर पे आते थे मेरे एक अंकल थे, राजू भाई, जो गवर्नमेंट के कोचिंग गांधीनगर में, बहुत अच्छा नाम था उनका, और अभी भी उनके कोचिंग का है, लेकिन वो 2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली ऑफ हो गए। लेकिन मैं उनको कभी कभी मिलता तो मैं उन्हें बीच में उनको पूछता कि मेरा पूरा फैमिली गवर्नमेंट साइड है, तो मैं बोलता मैं भी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन कर लूं। तो मुझे बोलते हैं कि भाई तू मत कर गवर्नमेंट की क्लास 1-2 की प्रिपरेशन, तुम कोचिंग के लिए बने हुए हो, तुम कोचिंग में ही अच्छा करो। तो उन्होंने जो बोला था कि मत करो, तो वो जो मुझे आज सही लगती है, क्योंकि क्लास 1-2 में अगर होता तो मेरी ट्रांसफर हर एक जगह पे बदलती रहती 2-3 सालों में, तो हर एक अलग अलग जगह पे भी मुझे जाना पड़ता। तो ये सारे लोग जो है, उन्होंने अलग अलग स्टेज पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आपने फैमिली बताया, लेकिन मैंने ये मेरी पूरी जर्नी के जितने भी टीचर है सबका नाम ले लिया। तो 3 टीचर तो एक्चुअल में फैमिली में, हाँ, तो बाकी के लोग भी इतने सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहे। ग्रेट। बहुत ही, मतलब आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। और जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में जिस किसी मुकाम पे पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज में कोई एक इंसान रहता ही है जो आपको पीछे से हेल्प करता है। और आपने बताया कि जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए आपकी वाइफ ने आपको हेल्प की, उसी के साथ साथ आपको टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करने के लिए, कोचिंग को चलाने के लिए आपके अंकल ने कहा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो हमें एज अ मेंटोर हैं हमारे लाइफ के, जो कहीं ना कहीं हमें गाइड करते हैं। और सही में आपने बहुत ही अच्छे से इस बात को रखा। सर, अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी तो आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप खुद कॉलेज में थे, व्हेन यू वर इन कॉलेज, तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे? मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, वो हम बोलते हैं ना जो शरारती जो होते हैं, इनिशियली आप वैसे थे, या तो आप पहले से ही पढ़ाई में सिंसियर थे, या तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने वूमने जाया करते थे? मतलब आपकी कॉलेज लाइफ कैसे थी, वो हम जानना चाहेंगे सर। एक्चुअल में 12th तक तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। 10th में मेरे 90% है, 12th में मेरे 86% है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद पहले सेमेस्टर में मुझे इतना कुछ पता नहीं चलता था कि भाई कॉलेज में क्या होता है। और उस टाइम मेरे को मैकेनिकल ब्रांच में ही लेना था। एक ऐसा भूत था कि भाई मैकेनिकल ब्रांच में अच्छा रहता है, ऐसा रहता है। वो आज मेरे को हाँ, वो मुझे फायदा कर रहा है। अभी फिजिक्स में मेरे को बहुत फायदा कर रहा है कि भाई मैंने कंप्यूटर आईटी लिया, तो फिजिक्स में कोई फायदा नहीं करता मेरे को। तो वो फायदा हुआ था मेरे को। और मैंने जो कॉलेज चूज की थी, वो उस टाइम पे पहली बार आई थी। मतलब वो पहला साल ही थी कॉलेज का, लेकिन मुझे TFWS में मिल रहा था। मतलब मेरी फीस वहां पे बच रही थी, मेरे पापा की फीस, एक्चुअली मेरी तो नहीं, पापा के पैसे थे, तो बच रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई घर से पैसे नहीं लेते, कल उठ के रिजल्ट खराब भी आता है तो पापा तो क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे आपके वहां से कहाँ पैसे लेते। तो मैंने वो लिया था। तो पहले सेमेस्टर में मेरी AT-KT लगी थी। लेकिन उस टाइम मुझे आज भी याद है कि मैं सेक्टर 22 के ग्राउंड में बैठा था। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई मेरा रिजल्ट 7 पॉइंट, हमारे उस टाइम पे 8 से ज्यादा SPI किसी के नहीं आते थे। वो 2009 में मेरा, अभी तो 10 में से 10 आ जाते, लेकिन उस टाइम पे तो आपको रोकना चाहूंगा।
आपने कहा कि उस वक्त किसी के उतने ज्यादा एसपीआई नहीं आते, लेकिन आज मैं ये चीज गर्व से कह सकता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी जब फर्स्ट सेम में था, मैंने आपका मैथ्स 1 का कोर्स परचेस किया था और मैथ्स में मेरा डबल ए ग्रेड आया था और मेरी एसपीआई 9.2 आई थी। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके पास से आपका कोर्स से पढ़ाई की है एंड राइट नाउ दे हैव गेन वेरी गुड एसपीआईज, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में, मैं तभी कहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में अब जाके गुजरात के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पे आपका नाम लिखा जाएगा। जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम जॉब कर रहे होंगे, तब हम आपके बारे में हमारे बच्चों को कहेंगे, उस वक्त जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे उनको कहेंगे कि हमने प्रिय सर की, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि प्रिय सर का कोर्स था इसलिए हम तो निकल गए, नहीं तो हमने स्टार्टिंग में कॉलेज में जो लेक्चर्स थे उसमें तो कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ तो हाँ, उसके सही लिए बात थैंक है, यू। सही बात है। हमारे हमारे टाइम पे कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाते थे, हमारे तो कॉलेज का पहला साल था, कोई टीचर भी नहीं थे कॉलेज में उतने सारे, तो नहीं एग्जैक्टली। था अभी। और उतना ज्यादा कुछ मार्केट में मिल भी नहीं रहा था कि भाई कोर्स कहीं से मिल जाए। कोई कोचिंग सेंटर भी मांड मांड हमें मिलते थे उस टाइम पे, और टीचर अच्छे नहीं मिलते थे। तो एग्जैक्टली। कॉलेज में पहले सेमेस्टर में जब वो उस दिन मेरी एटी केटी आई थी, तब मैंने सोच लिया था कि भाई अभी आगे से एक भी बार एटी केटी नहीं आनी चाहिए, अगर मैं पास हो जाऊँ तो पास हो जाऊँ। उस टाइम पे मैं मेरे मम्मी पापा से झूठ भी बोला था, मैंने उससे ऐसा बोला था कि ये तो ट्रायल एग्जाम होती है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू दूसरी बार ध्यान रख लेना, क्योंकि उनको ज्यादा इंजीनियरिंग में पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग किया नहीं था। फिर सेकंड सेमेस्टर में मेरी कभी भी एटी केटी नहीं आई थी। कॉलेज के टाइम में इतनी ज्यादा मैंने शरारतें नहीं की थी, लेकिन हाँ, मैंने ऐसी कॉलेज में एडमिशन लिया था जो पहले साल थी, नया साल था। लेकिन मैं हर बार एक चीज में मानता हूँ कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। पहली एग्जैक्टली। दिन आपको ऐसा पता नहीं होता कि वो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन उसके पीछे हमने कॉलेज में एक एक्टिविटी शुरू की थी, स्पंदन नाम की, जिसमें मैं प्रेसिडेंट था। तो वो एक्टिविटी में से मैं बहुत कुछ सीखा था कि भाई कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे पूरी इवेंट मैनेज करते हैं, कैसे दूसरों के पास से स्पॉन्सरशिप लाते हैं, कैसे हमने उस टाइम पे बुक भी पब्लिश की थी। तो मेरे को उस कॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ग्रेट। तो नया कॉलेज था, कोई बात दिक्कत नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग खत्म हुआ, 8 सीजीपीए थे मेरे। लेकिन उसके बाद जब मैंने मास्टर में एडमिशन लिया, तब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अब स्टूडेंट्स को यस। मैंने पढ़ाना शुरू किया, करता था कि भाई ऐसे मार्क आते हैं, ऐसे लिखना होता है, ऐसे। तो वो करते करते मेरे अंदर खुद वो सब आ गया। तो मास्टर डिग्री में मेरा ट्यूशन क्लासेस शुरू था, मॉर्निंग ट्यूशन, शाम को ट्यूशन। कॉलेज में कभी जाता नहीं था। मास्टर डिग्री मैंने ऐसी कॉलेज पसंद की थी जहाँ पे जाना ना पड़े, खाली वाइवा दो, सबमिशन करवाओ और फाइनल एग्जाम दो और मिड सेम दो। तो ऐसा चलता था। हमारी मेरी जो कॉलेज थी गांधीनगर की थी। तो उस टाइम पे उस कॉलेज में मैं हर एक सेमिस्टर में क्लास में फर्स्ट नंबर पे आया। और मैं ग्रेट। पढ़ता था कितना, लास्ट लास्ट 1 वीक पढ़ता था। ओके। लास्ट 1 वीक पढ़ के अच्छे से लिख के आए, मार्क आता थे। तो उस टाइम मैंने इंजीनियरिंग जो खत्म की, उसमें मैंने एज ए गोल्ड मेडलिस्ट मेरी बैच का मैं निकला था बाहर। सुपर। फिर उसके बाद पढ़ाई बंद नहीं की, मैंने बीएड शुरू किया। बीएड मैंने खत्म किया। बीएड में भी मैं मेरी कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी टॉपर रहा। और अभी इस साल ही मेरा एमएड भी खत्म हो गया। तो एमएड में ग्रेट। भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर। और अभी तो मेरे पे इतना लोड है कि ये जो एग्जाम होती है उस टाइम को तो मैं छुट्टी मानता हूँ, क्योंकि ये 6 दिन मेरे को छुट्टी के मिले, मेरे को जाना है, एग्जाम देनी है, उस 6 दिन में छुट्टी मना होगा, क्योंकि कोई ट्यूशन नहीं होगे, तो शांति। और अभी नेक्स्ट टाइम मैं पीएचडी में भी एडमिशन लूंगा। तो मेरे फ्रेंड्स थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि भाई अगर आपका प्रोफेशन अगर टीचिंग है, आप टीचिंग में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो, तो जब आप खुद एग्जाम देने जाओ तो आपको कभी डर ही नहीं लगेगा, आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। तो बीई में मैंने जितने प्रॉब्लम फेस किए, वो मास्टर में कभी नहीं किए, बीएड में नहीं किए, और एमएड में अभी मेरे को कोई भी एग्जाम में बिठा दो तो मैं एक दिन अगर पढ़ूंगा तो भी उसमें टॉप कर लूंगा। सुपर सुपर। और मेरे तो ख्याल इतना से कॉन्फिडेंस। आपकी ये जो आपकी खुद की जो पढ़ने की ये जो टेक्निक है और वही आपकी टीचिंग में दिखती है और उसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ की हेल्प हो रही है और बहुत अच्छी बात है कि जब आपकी वो फर्स्ट सेम में एटीकेटी आई थी, दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तब आपको रियलाइज हुआ और हर एक की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि जहां पर उसको रियलाइज होता है कि अब यहाँ से कुछ चेंज करना है। राइट। सर मैं अब से आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि जब आपने आपके प्रोफेशन के जो शुरुआती दिन थे उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पर हमें लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार हम प्लान बनाते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग ने जो चीजें सोची हुई होती है वैसा नहीं होता है। तो उस वक्त जब कोई चीज आपके हिसाब से ना हो रही हो तो ऐसे वक्त में आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने का बहुत ट्राई करते हैं और खास करके जब बच्चा 12th में गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आता है कॉलेज के अंदर, तब वो ट्राई तो करता है, कई बार वो बहुत पढ़ने का ट्राई करता है, उसको समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, फिर भी वो ट्राई करता रहता है
और जितने उसने मार्क्स सोचे होते हैं उतने कई बार उसके नहीं भी आते हैं, तो दुखी हो जाता है। तो प्लान जो वो सोचता है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो आपकी लाइफ में भी ये चीज़ हुई होगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपकी लाइफ से रिलेट कर सके, उसके लिए आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप ऐसे वक्त में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे। हाँ, एक तो मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि आपको 3 L के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन कभी स्टूडेंट्स उसके इंग्लिश के ऊपर वर्क ही नहीं करते। आपको एग्जैक्टली। 3 L में, ट्रिपल L में सबसे पहला है लाइफ लॉन्ग लर्नर, मतलब आपको हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है। अगर ग्रेट। आप हर रोज, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर मेरे के गुजराती मीडियम में किया, मेरे को इंजीनियरिंग में इंग्लिश आता है, मेरे को नहीं पता चलता। तो हमने, मेरी और मेरी वाइफ की जब पहली मुलाकात हुई थी तब मैंने उनको ऐसा ही बोला था कि ये स्टूडेंट्स को इंग्लिश का प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अपना प्लेटफॉर्म है, हम इंग्लिश का एक कोर्स बना देते हैं। मैंने बोला फ्री नहीं रखना है, फ्री रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं करता फ्री की। हम कोर्स लेंगे लेकिन बहुत नॉमिनल लेंगे, तो हमने 200 रुपीज और 250 रुपीज इतनी फीस रखी। तो मैं जब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ये कोर्स ले लो, 1 साल का कोर्स है, आप पढ़ो, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपके डाउट भी सॉल्व होंगे, टेस्ट भी है, मटेरियल सब कुछ, लेकिन आप ये करो तो आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। तो भी एग्जैक्टली। उनको वो नहीं करना, वो उनको शॉर्टकट चाहिए। अब दुनिया में कोई भी चीज के शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन सभी चीज के शॉर्टकट होते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली। कुछ चीज ग्रेट। नहीं आती है तो आप उसमें एफर्ट डालते रहोगे तो कुछ आपका होगा। तो यस। तो मेरी लाइफ में भी कभी कभी कोई कोई चीजें नहीं होती है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भाई भगवान ने मेरे लिए कुछ ऐसी अच्छी और चीज रखी होगी कि भाई मेरे को वो करनी होगी। और दूसरी चीज के कोई भी चीज हो, आप आपका 100% एफर्ट लगाओ। अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, लेकिन आपको कभी ऐसा दुख नहीं होना चाहिए कि भी आपने एफर्ट नहीं लगाया। एग्जैक्टली। और आपको सर, आपका एफर्ट लगाना ही है। आप सर, आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, मतलब आप कुछ भी काम करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो आप क्या रिजल्ट्स के बारे में सोच के काम करते हैं या तो फिर आप सिर्फ काम पे फोकस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर रिजल्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो वो रिजल्ट, मान लो कि मैंने ऐसा सोचा कि इस बार मेरे 100 एडमिशन हो गए मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन मैंने 100 माने, लेकिन भगवान ने तो ऐसा सोचा है कि भी तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हें तो मैं 200 एडमिशन करवाने वाला हूँ, लेकिन मैंने तो ऐसा माना है 100 करने वाला हूँ। तो भगवान ने बोला कि भाई तेरी विश जो है, मैं तो, भगवान के हाथ आप देखोगे तो तथास्तु ही होगा। तो भगवान उसके ऊपर तथास्तु बोलेंगे और हमें 100 एडमिशन ही करेंगे। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि एंड रिजल्ट के ऊपर कभी मत जाइए। एंड रिजल्ट जो भी है, जो भी आपकी सफर है, उसका इसको पूरा एंजॉय करें, क्योंकि एंड रिजल्ट अपने को कभी पता नहीं होता। हमने जो चाहा है उससे ज्यादा ही मिलेगा। अगर अपनी जर्नी में आप 100% दोगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये मेरे को पता है, मैंने जब जॉब शुरू की थी, मैंने इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मुझे बहुत ऐसा एक कीड़ा था कि भाई मेरे को कॉलेज में प्रोफेसर में जॉब करनी है। तब मैंने ऐसा सोचा था कि भाई मेरे मेरे अकाउंट में 4 या 5 लाख रुपीस हो जाए कि फिर मैं गाड़ी खरीदूंगा। तो 4 या 5 लाख रुपए 4 साल में हो गए, तो वो तो मैंने 4-5 महीने में अर्न कर लिए। फिर मैंने सोचा कि भाई मैंने तो 4 साल का टारगेट लगाया था, 4 महीने में खत्म हो गया, तो अब ऐसा करता हूँ 4 साल तक मैं रुक जाता हूँ। तो 4 साल के बाद तो ऐसे टारगेट कभी मत बनाइए, क्योंकि मान लो कि आपको एक पहाड़ भी चढ़ना है, तो आप नीचे बैठे बैठे योजनाएं बनाओगे कि भाई यहाँ से टर्न लूंगा, यहाँ से टर्न लूंगा, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। एग्जैक्टली। आप ऊपर चढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा। तो कभी एंड रिजल्ट के ऊपर मत जाइए। आपका 100% तो नहीं, लेकिन 200% दीजिए आपकी जर्नी के ऊपर। आपने जो सोचा होगा उससे कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको, और ज्यादा ही मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। ग्रेट, ग्रेट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा फाइनली कि अभी तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, उनके लिए कोर्सेज आप लॉन्च कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन। लेकिन हम कुछ ना कुछ गोल्स हमारे माइंड में होते हैं कि आज से 10 साल के बाद मैं अपने आप को इस मुकाम पे देखना चाहता हूँ। ये हमारे माइंड में एक रफ इमेज होती है हमारी खुद की, एंड आई गेस ये होनी भी चाहिए कि और उसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके भविष्य के लक्ष्य क्या है, या तो फिर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आफ्टर नेक्स्ट 5 years और 10 years। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम कोई इतने बड़े भी नहीं बन चुके हैं। आपने बताया कि 50,000 सब्सक्राइबर, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। हमारी एप्लीकेशन में 35,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़े, तो ये भी हमारे लिए तो बहुत छोटी चीज है। तो हमारा तो अभी क्या है कि शुरुआत के फेज के ऊपर है। 10 साल के बाद हमारा तो बस इतना ही टारगेट है कि जब हम पढ़ते थे तब फीस की वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये जब हमने क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए दिया, ये जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें भी हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि भाई 500 या 400 रुपीज में स्टूडेंट ऐसे कोर्स बाय करे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंजीनियरिंग और 11-12 के कोर्स हम लॉन्च कर पाए, जिसमें एटीकेटी नाम का एक वर्ड ही दुनिया में से निकल जाए। तो भाई स्टूडेंट्स कभी ऐसा बोले ही नहीं कि हमारी एटीकेटी आती है या फिर हमारा ब्लॉक आता है। तो हमारा 10 साल तक की तो जर्नी ऐसी है कि इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा के सभी स्टूडेंट्स के लिए हम कोर्स लॉन्च करें, अच्छे टीचर उनके लिए लाए, और 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए भी जेईई नीट और गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ
सेट के भी अच्छे अच्छे कोर्स लॉन्च करे, ताकि वो अच्छे से कम फीस में पढ़ पाए, क्योंकि पैसा किसी का बैरियर नहीं बनना चाहिए। वो मेरा लाइफ का पहला गोल रहा है, क्योंकि पैसे बाय डिफॉल्ट चीज है, वो कहीं ना कहीं से आपकी जरूरियात जितने आ ही जाते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वही, अभी हमारी पूरी टीम का टारगेट, मेरे अकेले का नहीं, हमारी पूरी टीम का टारगेट बस यही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा लिसनर से कि सर ने अभी तक जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया है, अगर आप उसका प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं भी सर की एप्लीकेशन को देख रहा था प्ले स्टोर के ऊपर, एंड देन आई चेक्ड योर रिव्यूज। तो आपको 4.8 की रेटिंग मिली हुई है प्ले स्टोर पे, राइट? और मैंने रिव्यूज भी पढ़े स्टूडेंट्स के, एंड कोई भी ऐसा रिव्यू मुझे नेगेटिव नहीं दिखा। तो ये बात जो सर ने कही कि वी शुड हैव टू बी फोकसिंग अपॉन क्वालिटी। हमें ये नहीं देखना है कि मुझे धंधा बनाना है, मेरा नाम हो गया है तो अब तो मैं धड़ाधड़ कुछ भी ठोकता रहूंगा तो बिक जाएगा, ये नहीं है। सर ने ये जो बात कही वो बहुत ही अच्छी कही। बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूबर्स जो मे बी इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एंड वो भी रिव्यूज हमें देखने को मिलते ही हैं कि वहां पर नेगेटिव रिव्यूज होते हैं। लेकिन सर आपने जो बात कही, जो क्वालिटी है, यही चीज मैं लिसनर से भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, किसी भी प्रोफेशन में जाए, चाहे आपका खुद का स्टार्टअप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू शुड ओनली बी फोकसिंग अपॉन क्वालिटी। अगर आप अपना 100% देते हैं, जो काम करते हैं उसको काफी अच्छे तरीके से करते हैं, उसमें आप अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, उसमें आपके इमोशंस हैं, उसमें आपने अपना प्यार डाला हुआ है, तो वो 100% जो सामने वाले लोग होंगे वो उसको प्यार देंगे, और वो आपके काम में दिखता है सर। सो इट्स वेरी ग्रेट। अब यस सर। हाँ, वो होना ही चाहिए। अगर मान लो कि कोई टीचर है तो उनके लिए अगर क्लास में एक स्टूडेंट भी बैठा हो, एक ही 1000 स्टूडेंट बैठे, तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो पढ़ाने की एक स्टूडेंट में कम हो जाए और 1000 स्टूडेंट में बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम अभी 40-50 की भी बैच लेते हैं और 2-2 स्टूडेंट्स की भी बैच लेते हैं। तो ऐसा हमने कभी नहीं सोचा कि भाई हम 50 स्टूडेंट को पढ़ाते तो 2 को नहीं पढ़ाएंगे, 1 को नहीं पढ़ाएंगे, किसी के पास में बैठ के नहीं पढ़ाएंगे। तो वो कभी नहीं होगा। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है, आपको आगे लाइफ में करना है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब आप बड़े बन जाओ तब आपके आपसे जो छोटे हैं या फिर कम स्टूडेंट भी कभी आ जाते हैं तो उनको भी पढ़ा देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ईगो नहीं आ जाना चाहिए कि अभी तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। एग्जैक्टली, सुपर। ये आपने जो बात की ईगो वाली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि आफ्टर गेटिंग सक्सेस से उनको ईगो आ जाता है उस बात का, एंड देन उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। सर अब फाइनली हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं, और लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी एडवाइस रहेगी जो अभी आप जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या तो फिर 11th 12th साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाहेंगे, जो कि आगे उनके करियर के लिए और उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल रहे? मैं स्टूडेंट्स को मोस्टली देखता हूँ तो स्टूडेंट मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है पापा के पास, हम बहुत गरीब है, हमारे पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो मैं उनको बस ऐसा ही बोलना चाहूंगा कि आज से अप्रोक्स 15-14 साल पहले 2009 के आसपास मेरे घर पे भी नहीं कोई बाइक था, ना ही कोई साइकिल थी, ना ही कोई मोबाइल था। तो उस टाइम पे भी हम पढ़े थे, हमने ऐसा सोचा था, मैंने लाइफ में एक ही चीज सोची थी, कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे। तो 2009 की जो गरीबी थी, तो आज 2022 खत्म हो गया, 2023 चल रहा है, तो पूरी लाइफ बदल गई है हमारी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बस वही बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपका जो भी आपको सोच रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। और मैं ऑलवेज जॉब के खिलाफ हूँ। जॉब करने से कभी आप करोड़पति नहीं बन सकते हो, लेकिन आपको आपकी शुरुआत ऑलवेज जॉब से करनी चाहिए। एग्जैक्टली। जॉब में आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आप आपका 9 से 5 बजे का जो आपका टाइम है वो आप जॉब में देते हो, इट्स ओके। लेकिन 5 बजे से लेकर के 9 बजे का टाइम तो आपका है। उस टाइम पे आप आपका कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैं मेरे कोचिंग शाम के टाइम पे चलाता था, पूरे टाइम कॉलेज में जाता था, तो वहां से भी आपको सीखने को मिलता है। फिर आपको लगता है कि भी आपका बिजनेस बहुत सेट हो गया है, सब कुछ आप ओके है, तो धीरे से आप प्यार से जॉब को छोड़ सकते हो। लेकिन ऑलवेज जॉब करोगे, छोटा भी क्यों नहीं होगा, अपना होगा, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट करेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जॉब के पीछे भागते हैं तो उनको मैं बोलूंगा कि जॉब की जगह पे बिजनेस के आइडियाज लाए। मार्केट में इतना सारा बिजनेस है, इतना सारा पैसा है कि आप जितना कमा पाओ उतना कम। और सर इसी के यस, हाँ बोलो। और इसी के साथ आपने ये जो बात की जॉब वाली, मैंने भी ये चीज सुनी थी कि जब ये नहीं बोलते कि इतने का प्लेसमेंट हो गया, इतनी मुझे सैलरी मिल रही है। फॉर एग्जांपल किसी को 12 लाख का पैकेज मिल गया, उसको महीने के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो कंपनी आपको महीने के 1 लाख रुपए दे रही है, यानी कि
उसको रिटर्न में आपसे उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है, तब जाके वो आपको 1 लाख रुपए दे रही है। और उसी चीज को अगर हम रियलाइज करके हमारा खुद का कुछ करें, तो वो जो परसेंटेज कंपनी ले जा रही है उनके पास, वो हमें मिल सकता है जब हम अपना खुद का कुछ करते हैं। तब वहां जाके हमें हमारा ट्रू पोटेंशियल जो होता है उसके रिटर्न में जो इनकम हमें मिलनी चाहिए वो मिलती है। तो वो आपने बहुत ही अच्छी बात कही सर। और खास करके गुजराती इंसान जो होता है उसके तो ब्लड में ही होता है कि वो कुछ अपना खुद का करे। तो ये तो जाहिर सी बात थी। सो इसी के साथ हम आज का जो हमारा पॉडकास्ट है सर उसको हम एंड करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट टुडे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने आपका कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ जुड़े, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमें नहीं पहचानते वो हमें पहचानने लगेंगे और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हमसे आएगा, हम ऐसा ही मानेंगे। और मैं भी आपके प्लेटफॉर्म से बोलूंगा कि कभी भी कोई भी इंजीनियरिंग या फिर 11-12 साइंस के स्टूडेंट्स को कुछ भी जरूरत है, पैसे नहीं है और पढ़ना है, तो वो कभी भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम उनको बिना पैसों से भी पढ़ाएगी। तो किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो या फिर किसी भी स्टूडेंट का इंजीनियरिंग हो, वो पैसों की वजह से रुकेगा नहीं। वो मेरी आपके पॉडकास्ट चैनल से मैं आपको बोलता हूँ ना कि कमिटमेंट करता हूँ। तो आपके भी ध्यान में ऐसे कोई स्टूडेंट आए तो वो कभी भी आप उनका कांटेक्ट हमें करवा सकते हैं। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।